हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 6 मार्च का न्यूज एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम दो न्यूज़पेपर को इंक्लूड करेंगे। पहला है हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। मुझे काफी लोगों ने पहले भी सब्सक्राइब करके बोला है ये चीज कि मैम आप हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस को कवर करें तो बेटर रहेगा। सो मैंने आज के लिए और कोशिश करूंगी आगे आने वाले दिनों में भी जब न्यूज एनालिसिस हम करेंगे तो दो ही न्यूज़पेपर के एनालिसिस मर्ज कर पाए, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं आईई इंडियन एक्सप्रेस की स्पेसिफिकली वीकली न्यूज आपके साथ पब्लिश करूंगी, जहां पे वीक के वीक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जो हिंदू में नहीं है, और अगर हैं भी तो उनमें कुछ ऐसी एनालिसिस है जो संबंधी जरूरी है आपकी तैयारी में, उसको मैं ऐड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पहली न्यूज उठाते हैं हम द हिंदू से। इसमें कहा जा रहा है कि टार्डी पुलिस वेरिफिकेशन निप्स कश्मीरी एस्पिरेशंस। ये एलिगेशन लगाया गया और साथ ही सवाल भी पूछा गया है लोकसभा में, जिसके ऊपर स्टडी पब्लिश हुई है और हिंदू ने इसको छापा है। Many residents feel police are delaying the process of clearance to punish people who may have relatives with separatist leanings. Hundreds of applicants denied passport for security reasons. 370 के हटने के बाद, आर्टिकल 370 के हटने के बाद, ऐसा स्टडी के हिसाब से, इस नंबर्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि वहां के लोगों के पासपोर्ट में डिले हो रहा है और पुलिस वहां के वेरिफिकेशन को, डॉक्यूमेंटेशन को डिले भी कर रही है, साथ ही साथ डिनाई भी कर रही है पासपोर्ट को, जो एक तरीके का पनिशमेंट है वहां के लोगों के लिए। तो इसके ऊपर सवाल उठाया गया लोकसभा में और डिस्कशन भी हुआ। सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए ऐसा नहीं है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती हैं, उनकी बिटिया और वो स्वयं, उनके लिए भी पासपोर्ट को डिले किया गया पुलिस के द्वारा, ऐसा एलिगेशन लगाया गया है। तो ये समस्या बनके सामने आ रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो अ लुक एट द नंबर ऑफ पासपोर्ट इशूड एट परसेंट ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज के हिसाब से नंबर्स को दिया गया है, जिसमें आप देखें सबसे जेएनके में 7.41% है जो रेड में है, साथ ही साथ महाराष्ट्र में 8.35, केरला 31.6, 2.2 ओडिशा, एमपी 1.8। तो इसके ऊपर ये बताया जा रहा है कि नंबर्स जेएनके खराब है, पर यहाँ से तो ऐसा दिखता नहीं है। एज ऑफ दिसंबर 8/22 मोर देन 10 लाख पासपोर्ट वर इशूड इन जम्मू एंड कश्मीर एज अगेंस्ट 9.58 करोड़ इशूड ओवरऑल इन इंडिया। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अगर पूरी इंडिया के कवरेज को लें तो जेएनके में से 10 लाख पासपोर्ट्स को इशू किया गया, जबकि बाकी स्टेट्स में ऐसा नहीं है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। पर अगर ये रेड और ब्लू के चक्कर को आप देखें इस मैप में, तो आप देखिएगा एमपी में 1.8 जो उससे भी कम है जेएनके से, और ओडिशा में 2.2, महाराष्ट्र में 8.35, केरला में 31.6 काफी बढ़िया है, और जेएनके में आपका है 7.41। तो ठीक है, इस हिसाब से तो कुछ बेटर सिचुएशन है, लेकिन फिर भी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद से पुलिस वेरिफिकेशन में डिले होता है और वहां के नॉर्मल जनता के कनेक्शंस वहां के सेपरेटिस्ट लीनिंग से जोड़े जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जोड़े जाते हैं, इसकी वजह से वहां के हालात काफी खराब है। नेक्स्ट न्यूज है अदानी प्रोजेक्ट्स इज लाइक अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील सेज श्रीलंकन एफएम। श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर का पूरा इंटरव्यू आया है द हिंदू में, अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं कि उनसे क्या बात थी, उन्होंने क्या कहा। हम एलिगेशंस में नहीं जाएंगे कि किसने किस पार्टी पे क्या कहा, पर उनके हिसाब से उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब जब ये डील हुई थी अदानी ग्रुप को लेकर के कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को वो बनाएंगे, प्रोजेक्ट उनको दिए जाए श्रीलंका में, तो सरकार ने ये कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि उनकी जो बैकग्राउंड है वो काफी बढ़िया है, उनके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं। और फिलहाल जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जो उनकी स्थिति खराब हुई है वो इस बात का प्रूफ करती है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनके बेसिक्स क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के प्रेशर में आकर के उनको प्रोजेक्ट्स दिए गए थे श्रीलंका में। इस बात को हाईलाइट करते हैं, आप पढ़ सकते हैं पूरे इंटरव्यू को। नेक्स्ट न्यूज है रेगुलेटर्स प्रपोजल ऑन राजस्थान पावर लाइंस फ्लाउट्स एज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स थ्रेटन्स बस्टर्ड। ये पहले भी डिस्कशन हो चुका, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन कुछ इंटरवीन भी किया था, डिसीजन तो ना इंटरवीन किया था पहले भी, कि आप जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो इंडेंजर्ड स्पीशी है राजस्थान में और काफी इलाकों में पाई जाती है, भी देखेंगे उसको, तो वो जो वहां पर सीईसी मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो जाल बिछाया, तारों का जाल बिछाया जाता है, उससे क्या हो रहा है कि ये पक्षी लड़के गिरते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल सीईसी ने बात बोली है कि इन अ मूव दैट हेल्प सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान बट मे हिंडर एफर्ट्स टू मेक द रीजन सेफ फॉर एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब वो करने क्या जा रहे हैं कि CEA has proposed that only power lines below 33 kV need to be go under, मतलब 33 किलोवाट से नीचे की जो लाइनें हैं वो जमीन के रास्ते से जाएंगी, अंडरग्राउंड रहेंगी, बाकी ऊपर उनका तारों का जाल ऊपर बिछाया जाएगा, उसमें बर्ड डाइवर्टर्स लगाए जाएंगे। बर्ड्स को डाइवर्ट करने के लिए मशीनें लगा जा सकती हैं, लेकिन जो 33 kV से नीचे के तार हैं वही अंडरग्राउंड जा सकते हैं, बाकी का जाल बिछाया जाएगा।
इससे क्या होगा, दिक्कत क्या इन पक्षियों को है जो भिड़ के गिरते हैं, उनकी मृत्यु होती है। सोलर प्रोजेक्ट्स, अ मेजॉरिटी ऑफ द पावर लाइन्स फ्रॉम राजस्थान सोलर प्रोजेक्ट्स हैव अ रेटिंग above 33 kilowatt and several such proposed ones are expected to pass to the priority areas। मतलब अब बिजली भी आगे बढ़ानी है और पक्षियों को भी दिक्कत है, तो एक तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है राजस्थान में। If the regulations come into effect, this would lead to the extension of critically endangered species। और ये अगर ऐसे चलता रहा तो राजस्थान की जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड पक्षी है इंडियन गेट इन्वेस्टर्ड, ये खत्म हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इनका जो हैबिटेट नेस्ट हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे। 2019 की इन्वायरमेंटलिस्ट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, 2019 में सुप्रीम कोर्ट गए थे इन्वायरमेंटलिस्ट, उन्होंने इस बात को उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, इसकी मैं बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले इसकी न्यूज भी आई थी। विच in 2021 directed all low voltage power lines in areas demarcated as priority and potential habitats of the great Indian bustard in Thar Kutch desert as pushed underground। ये कहा गया था कि सभी तारों को अंडरग्राउंड करा जाना चाहिए, लेकिन अब सीसी फिर से कह रहा है कि 33 किलोवाट तक के तार ही किसे कम नीड टू गो, मतलब बिलो, मतलब 33 किलोवाट से नीचे के तार अंडरग्राउंड रह सकते हैं, बाकी सब ऊपर ही रहेंगे। तो उस केस में क्या होगा देखने वाली बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में ग्रेट इन्वेस्टर को पूछा गया है पहले भी, और उसकी लोकेशन हमको पता होनी चाहिए। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड पक्षी है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में 128, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में भी इसका एक्सपोजर है, सबसे ज्यादा राजस्थान में इसका एक्सपोजर है। इस न्यूज के हिसाब से अगर आप देखेंगे इनके हैबिटेट्स कहाँ होते हैं, वो है थार में, कच्छ रण जो बात इलाका है वहां पर राजस्थान का, वहां पर जहां सबसे ज्यादा इनका हैबिटेट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ थ्रेट्स क्या है, फेटल कोलिजन इनका थ्रेट है, नेस्ट प्रिडेशन इनका थ्रेट है, हंटिंग इन पाकिस्तान, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, पेस्टिसाइड्स प्रिवेलेंस, ग्रेजिंग प्रेशर, प्लांटेशन ऑफ श्रब्स एंड ट्री स्पीसीज इन ग्रासलैंड, पुअर लैंड पॉलिसीज एंड हैबिटेट लॉस। तो ये सारे ही कारण है इनके लिए थ्रेट क्रिएट करते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन क्या हुई, जीआईबी पॉपुलेशन डिक्लाइन करी है 90% से इन 50 इयर्स। पॉपुलेशन साइज वाज 1260 इंडिविजुअल 1969। तो मतलब नंबर्स गिर रहे हैं, और सिर्फ एक कारण नहीं कि सिर्फ तारों के बिछाने से ऐसा है, कई और सारे जो इनके कारण है वो भी हमको पता होने चाहिए। मेरे हिसाब से प्री में पूछा जा सकता है इस सवाल को। नेक्स्ट न्यूज है, नेशन सिक्योर पैक्ट टू प्रोटेक्ट मरीन लाइफ इन द हाई सीज। मतलब हाई सीज की जो मरीन लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रीटी बनाई जाएगी। फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स हैव अग्रीड टू अ यूनिफाइड ट्रीटी टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन हाई सीज। द ट्रीटी एग्रीमेंट कंक्लूडेड 2 weeks ऑफ टॉक्स इन न्यूयॉर्क। उसके बाद ही तय हुआ है। नाउ समझने वाली बात यह है कि हाई सीज क्या होती हैं। अगर आप देखें कि हम जब भी ओशन लाइफ को हम कवर करते हैं, जहां पे टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो लाइन शुरू होती है, जिसमें 200 मीटर के बाद का जो एरिया आता है वो हाई सीज में आता है। 1% ऑफ सेडिमेंट थिकनेस फॉर 60 m फॉर द फुट ऑफ द स्लोप। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाता है प्री में कि हाई सीज का इलाका कहाँ है, तो लीगल कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहां पर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ओवर होता है, मतलब 200 मीटर के ऊपर का जो दायरा आएगा वो हाई सीज में कंसिडर किया जाता है। अगर पूरे ग्लोब की बात करें तो दे मेक अप टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड ओशन की बात करता है हाई सी, जिनमें कवर आते हैं 95% वॉल्यूम कवर होता है, 2/3 हिस्सा कवर होता है, और रिप्रेजेंट करता है 95% हैबिटेट को जो पूरे विश्व में, पूरी अर्थ पर है। साथ ही साथ लेकिन ये 1% हाई सीज के जो मरीन लाइफ को ही प्रोटेक्ट कर पाता है, क्योंकि वहां पे जाकर बहुत ज्यादा हंटिंग और बहुत ज्यादा मरीन लाइफ को इफेक्ट पहुंचाया जाता है। लोग वहां जाके हंटिंग करते हैं, व्हीलिंग करते हैं, जिससे वहां की लाइफ को खतरा रहता है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए इस ट्रीटी को जगह दी गई है, क्योंकि कंप्रिहेंसिव प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड हैबिटेट इज नाउ फाइनली पॉसिबल ऑन मोर देन 40% ऑफ द अर्थ सर्फेस। मतलब 40% अर्थ पर हम इस बात को, इस ट्रीटी को बनाने के बाद हम इफेक्ट ले पाएंगे और सहायता कर पाएंगे। द ट्रीटी will create a new body to manage conservation of ocean life and establish marine protected areas in the high seas। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 30% प्लैनेट के पानी को या जल को कंजर्व करना मुश्किल है, इसलिए इस ट्रीटी के माध्यम से वो कुछ बेसिक चीजों को हम कवर कर पाएंगे, ऐसा मिस क्लार्क ने कहा। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गेटिंग अ बाइंडिंग अग्रीमेंट फॉर द हाई सीज which until now have hardly been protected। ठीक है, समझने वाली बात यहाँ पे ये हमको पता होना चाहिए कि हाई सीज क्या है, प्रीम पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो सेडिमेंट्स, मतलब जो मलबा इकट्ठा होता है, जो नदियों से बहकर के समंदर तक आता है, वो 1% सेडिमेंट का थिकनेस होता है, सिर्फ 1%, और या फिर 60 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द स्लोप फ्रॉम, बट मतलब 100 मीटर से कम और 350 मीटर से ज्यादा बेस लाइन पे होता है, याद रखिएगा यहाँ पर। लेकिन जो सेडिमेंट की थिकनेस होती है वो 1% होती है, क्योंकि आप देखिए सेडिमेंट्स इकट्ठे होते उनका लेवल नीचे गिर जाता है।
सबसे ज्यादा सेडिमेंट का इकट्ठा होना कहाँ पे होता है? इस जगह जहां पे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहां से शुरू होता है और टेरिटोरियल सी जहां से खत्म होता है, इसके बीच सबसे ज्यादा सेडिमेंट का इकट्ठा होना होता है, क्योंकि जो नदियां बह करके समंदर में गिरती हैं तो अपने सेडिमेंट्स वो यहाँ लाके डिपॉजिट करती हैं। तो अगर आप देखिए इनका दायरा यहाँ पे सबसे ज्यादा है। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा डिपॉजिट कहाँ पर होता है, तो नदियां जहां से गिरती हैं समंदर पे वहां या थोड़ी दूरी पर। तो अगर देखिए कि टेरिटोरियल सी के जो इलाका होता है 12 मीटर पे खत्म होता है, यहां से लेकर के कॉन्टिजियस जोन, जो कॉन्टिजियस जोन है यहाँ पर, इसके बीच में मतलब 12 मीटर और जब चलेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिपॉजिट होता है। फिलहाल अगर आप देखिए तो यहाँ से पूरे इलाके में होता है, लेकिन सवाल जैसा हो उस हिसाब से आप अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा आपका बायोडाइवर्सिटी वाली न्यूज के हिसाब से। नेक्स्ट न्यूज है अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट इंडिया होल्ड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्लोबल इंटेलिजेंस चीफ। इसकी एक मीट हुई जिसमें यूएस एब्सेंट था। अगर आप जान रहे हैं कि G20 के का जो प्रेसिडेंसी हमारे पास है उसी के चलते रायसीना डायलॉग हो रहा है, और हुआ उस 2 से 4 मार्च के बीच में हुआ। उसको कंडक्ट कराया था रॉ ने, और इसके साथ ही साथ वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मिस हो गई कि वहां हो गई क्या, ऐसा महसूस किया जो आर्टिकल लिख रहे हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं द हिंदू के, वो ये कहते हैं कि यूएस उसमें एब्सेंट था। मतलब हम जो ग्लोबल अवेयरनेस इंटेलिजेंस फैलाना चाहते हैं उसमें बड़े बड़े डेवलप देश हैं, अगर वो प्रेजेंट नहीं होंगे तो इन सबका स्पॉटलाइट कहाँ जाएगा, इसको वो उठाते हैं। काउंटर टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग डिस्कसेस एट द रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग ऑन March 1। ठीक है, तो इसको भी एक्सपैंड करेंगे, इस पे न्यूज आएगी, फिर इसको आर्टिकल्स में देखेंगे। वैसे G20 पे अगर आप और समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आज ही एक आर्टिकल डिस्कस किया है एडिटोरियल में, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। और रोज ही मैं एडिटोरियल पोस्ट करती हूँ जिसमें G20 पे लगभग हर दिन एक एडिटोरियल आता है। तो आपको और अंडरस्टैंडिंग अगर अपनी बढ़ानी है G20 को लेकर के तो आप न्यूज आर्टिकल्स को पढ़िए, साथ ही साथ द हिंदू के जो एडिटोरियल में डिस्कस करती हूँ उनको भी गो थ्रू करिए, ताकि आपकी विजन और मिशन दोनों ही क्लियर हो पाए इसको लेकर के। ठीक है, G20 का मुद्दा इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल है एक दिन में एक ही न्यूज एनालिसिस में, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंसी है पूरे साल रही है। 2 प्रेसिडेंसीज हमारे पास अभी हैं, एक है SCO की शंघाई कोऑपरेशन और दूसरा है G20। ठीक है, वो इस साल खत्म हो जाएगी, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो उसके हवाले से आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक, साथ ही साथ प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट न्यूज है श्रीलंका के जो फिशरमैन हैं उन्होंने इस प्रपोजल को डिनाई किया है कि वो इंडियन फिशरमैन को लाइसेंस दे सकते हैं उनके इलाके में आने में। अगर आपको याद हो ये इलाके की लड़ाई वही लड़ाई है जो इस पिक्चर में मैंने दिखाई है। टेरिटोरियल सी क्या है, कॉन्टिजियस जोन क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सब पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था कि इंडियन फिशरमैन को आप अपने इलाके में रहिए और जल्दी आ जाइए। अगर आपका जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स जो है, जो टेरिटोरियल सी है 12 मीटर तक होता है, इसी इलाके में आप रहिए, मछलियां पकड़िए और शाम के 5 बजे या 6 बजे का टाइम होता है वापस आ जाइए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, एक वर्डिक्ट में बोला था। तो उसको दिमाग में रखते हुए फिलहाल जो क्योंकि आप जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि श्रीलंका के डेट क्राइसिस में इंडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। उसके मार्फत ऐसी कुछ चीजें हैं जो इंडिया को सपोर्ट करने में आएंगी श्रीलंका की तरफ से। उसमें से सबसे बड़ी न्यूज है श्रीलंका नॉर्दर्न फिशरमैन ऑन संडे said they fiercely oppose the government plan to issue license to Indian fishermen to enter Sri Lanka waters. ठीक है, terming the move to a serious setback to their nearly 15-year long struggle. वो कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे कि आपको उनको सर्टिफिकेट दे दो कि वो श्रीलंका के वाटर्स में आ पाए। जो ये उनका जो स्ट्रगल है 15 साल का वो भी इसका सही रिजल्ट ये नहीं हुआ, ये उनके लिए एक सेटबैक है। On February 22, Foreign Minister Ali Sabri told Parliament that authorities were looking into possibly issuing licenses to Indian fishermen as part of Sri Lanka efforts to find a solution to the long persistent fisheries conflict. ये बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सालों से चल रहा है, 10 साल तो मुझे हो गए देखते हुए, तो अभी सॉल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन कुछ उसके बाद जब रास्ता निकलता है तो ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ पे लेकर के वहां के फिशरमैन ने ये सब्जेक्ट उठाया है। लेट्स सी आगे इसके ऊपर क्या होता है। डिस्पाइट बायलैटरल टॉक्स एंड डिस्कशन अमंग फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द पाक स्ट्रेट एंड द प्रॉब्लम इज येट टू बी सॉल्व्ड। पाक स्ट्रेट याद रखिएगा, सवाल पूछा गया है पहले भी। लीविंग द नॉर्दर्न श्रीलंका फिशर folk who are struggling to restruct by war battered livelihood in a precarious situation. मतलब ये वो अपनी जगह पे किसी को और जाने देना नहीं चाहते हैं, ये मेन मुद्दा है।
क्योंकि जैसे आप ध्यान दें, अगर इंडिया का मैप अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे और श्रीलंका यहाँ पे है, इन दोनों ही देशों के बीच में पाक स्ट्रेट पड़ता है। तो पाक स्ट्रेट में इंडिया और श्रीलंका के पास की दूरी काफी लिमिटेड है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंडियन फिशरमैन, वो जाके श्रीलंका की टेरिटरी में हिट कर जाते हैं और फिर समस्याएं बढ़ती हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई अच्छा तरीका अपनाया जाना चाहिए, जो उठाया भी गया, लेकिन फिलहाल उन्होंने डिनाई कर दिया। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट है कि इंडिया डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्यों ऐड किया है इसको, क्योंकि प्री में पहले पूछा गया है और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बैठ जाता है, क्योंकि आजकल जीडीपी ग्रोथ की बात बहुत ज्यादा तरीके से हो रही है। हमारा सीईए कहता है इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से कि जीडीपी ग्रोथ 2023 के लिए 7% होनी चाहिए। फिर उसके बाद मूडीज कहते हैं कि मूडीज रेटिंग एजेंसी, उसने कहा कि 5.5% ठीक रहेगी। नाउ अब हमारे रघुराम राजन जो पहले आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि हम डेंजरसली क्लोज हैं किसके, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के। ये क्या बोला है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग लो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स फ्रॉम 1950 टू 1980s। मतलब इंडिया का ग्रोथ चार्ट 1950 और 80 के बीच में जो था, उसको कहते हैं इंडियन हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, उसके क्लोज है। और जो होती थी 4% के लमसम, ठीक है, इसको ये माना गया, विच एवरेज अराउंड 4%। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय राजकृष्णा एंड इंडियन इकोनॉमिस्ट इन 1978 टू डिस्क्राइब द स्लो ग्रोथ। मतलब इसे कहते हैं स्लो ग्रोथ कहते हैं, 4% बहुत कम ग्रोथ है। हम 7% कह रहे हैं, वो 4% की तरफ जाने के लिए बात कर रहे हैं। तो रघुराम राजन बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट और ऑफकोर्स गवर्नर रह चुके हैं। उन्होंने पहले आने वाले कई क्राइसिस के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था। तो जब वो बात कोई कह रहे हैं तो उसका सिग्निफिकेंस है। उसके साथ जीडीपी प्रोडक्ट इन द थर्ड क्वार्टर अक्टूबर दिसंबर ऑफ द करंट फिस्कल स्लो डाउन टू 4.4% फ्रॉम 6.3। तो वो कह रहे हैं अगर ऐसे ही चलता रहा, डिमांड कम रही वेस्टर्न कंट्रीज में, ग्लोबल इकोनॉमी में, और साथ ही साथ डोमेस्टिक डिमांड भी अगर ठीक नहीं रह पाई, तो 4% जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो काफी डेंजरस है। प्री के पर्पस से पूछा जा सकता है, तैयार कर सकते हैं हम। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना इंक्रीज कर रहा है अपने डिफेंस एक्सपेंशन को, जो 7.2% की तरफ से है। ये तो न्यूज छपी था हिंदू में, पर इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि ये कंसर्न बढ़ाता है यूएस के लिए। द ह्यूज कैपेसिटी ऑफ चाइनाज डिफेंस एंड रशियाज मैसिव एक्सपेंडिचर ऑफ आर्टिलरीज, shells and other material in its war or on Ukraine have raised concerns in the US and elsewhere that Beijing may provide Moscow with military aid। में ध्यान दीजिएगा कि हम सब जान रहे हैं कि इस वॉर में जो चल रही है, इसका रिजल्ट नहीं आया इंडिया रशिया में, सॉरी यूक्रेन रशिया में। तो उस केस में क्या है कि अगर वो अपने मिलिट्री बजट को बढ़ाता है चाइना, तो कहीं ना कहीं वो रशिया को सपोर्ट कर सकता है। इस बात को यूक्रेन ने उठाया है यूएस के सामने, ठीक है, तो समस्या बढ़ गई यूएस के लिए। Along with Taiwan, tension have been rising with US over China's militarization of South China Sea with its claim and recent row over downing of Chinese spy balloon। और भी चाइनीज स्पाई बलून हम समझ ही चुके हैं। तो चाइना क्यों ऐसे करता है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी डोमिनेंस इंडो स्पेसिफिक में बना के रखना चाहता है। इसके ऊपर भी एक आर्टिकल आ चुका है, हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना बहुत बड़ा थ्रेट है एशियन कंट्रीज के लिए। तो यूक्रेन कहीं डर रहा है कि कहीं वो अपना जो सपोर्ट यूक्रेन को, रशिया को ना दे, और उनके लिए समस्या बढ़ सकती है। और ये समस्या किसके लिए बढ़ रही है, यूएस के लिए, क्योंकि दो पावर ही हैं आज की डेट में, 2-3 पावर्स को ही समझ सकते हैं, यूएस, चाइना एंड रशिया। ऑफ कोर्स रशिया और चाइना इसमें एलाई की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा कोई सपोर्ट वो रशिया को देता है तो यूएस के लिए समस्या बन सकती है, आर्टिकल कहता है। नाउ इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर टारगेट करें तो इस बार जो चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 5% की तरफ जाके रुकती है, जो अपने आप में काफी छोटा नंबर है। उनके ऊपर भी कोविड का काफी इफेक्ट चल रहा है। इसके साथ ही साथ ईरान ने अलाउ किया है यूएन को, यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है IAEA, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो यूएन की वॉचडॉग है न्यूक्लियर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। तो ईरान ने अलाउ किया है अपने एनरिच्ड यूरेनियम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, किसको, IAEA को, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्री में कि कौन संस्था है, क्या करती है। तो यूएन की वॉचडॉग संस्था है जो अपने यूरेनियम एक्सपेंशन के लिए जो देश हैं उनके ऊपर नजर रखती है कि कहीं कोई देश बॉम्ब तो नहीं बना रहा है। अल्टीमेटली टारगेट यही है उनका, और इसको लेकर के वो जगह जगह इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। ईरान के ऊपर पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के समय में
सैंक्शंस लगाए गए थे इस बात को लेकर कहीं वो एक्सपेंशन ना कर ले, कहीं वो बॉम्ब ना बना ले, कहीं वो अटैक ना कर दे, इस तरीके से लेकर के उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे और फाइनली ईरान तैयार हो गया है अपने ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। ईरान एक्सप्रेस इट्स रेडीनेस टू प्रोवाइड फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस एट वियना एयरपोर्ट। जैसे वो वियना एयरपोर्ट पे उतरे कौन, ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उन्होंने तुरंत अग्री कर दिया इस बात के लिए। तो फिलहाल इनके ऊपर अब अग्रीमेंट आ गया, देखते हैं क्या होता है। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि यूरेनियम इनरिच देश को, यूरेनियम, अच्छा दो शब्द हैं, एक तो है यूरेनियम जिसके पास ज्यादा है और दूसरा वर्ड आता है एनरिच्ड। जो एनरिच्ड वर्ड है वो यूरेनियम से अलग है। यूरेनियम देश अगर आप देखें इनमें कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, नाइजर, रशिया, उज्बेकिस्तान, चाइना, यूएस, यूक्रेन है। इसमें कहीं भी आपको ईरान नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यूरेनियम होना और यूरेनियम इनरिच होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो यूरेनियम इज एन एलिमेंट विच अकर्स नेचुरली, इट कैन हैव अ न्यूक्लियर रिलेटेड यूजेस वंस इट हैज बीन रिफाइंड और इनरिच। अगर आप यूरेनियम को इनरिच कर देते हो, रिफाइन करते हो, तो आप इसके आइसोटोप्स को, इसमें जो कहते हैं U-235 को और एक्सपैंड करके, सेंट्रीफ्यूज करके आप मशीन में भी यूज कर सकते हो। इससे आप क्या करते हो, बिजली बना सकते हो, वेपन्स बना सकते हो, आर्टिलरीज बना सकते हो। तो अगर कोई भी देश यूरेनियम का इनरिच करता है, उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसको एक्सपैंड करता है, तो वो अलाउ नहीं है। लेकिन ईरान को अलाउ किया गया था 3 से 5% के लिए। लो enriched uranium which typically has 3 to 5% concentration of U-235 can be used to produce fuel and commercial nuclear power। और ईरान को अलाउ किया गया था एक पैक्ट के हिसाब से 3.67% के लिए कि आप इतना ही इनरिच कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ पता चला कि वो और एक्सपैंड कर रहा है। तो ना समस्या ये है कि उसके ऊपर जो सैंक्शंस लगे थे उसके लिहाज से फिलहाल वो रेडी हो गया है अपनी साइट्स दिखाने के लिए। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि हम जनता के लिए अपने आप को नहीं खोल रहे हैं, सिर्फ IAEA के लोग आके देख सकते हैं, हम हमको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम हैज अ प्योरिटी ऑफ 20% और मोर एंड इज यूज्ड इन रिसर्च रिएक्टर्स। मतलब बड़े देश जो हैं, सॉरी, यूरेनियम की पावर क्या है, अगर बड़े देश चाहे या कोई भी देश चाहे, वो उसको और एक्सपैंड करके न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसलिए उसके पास सैंक्शंस लगे थे। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी 6 देशों के बीच, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूएस एंड यूके, और उसमें ईरान को अलाउ किया गया था 3 to 3.67% प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन जैसे ही बस वो क्रॉस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं कोई बॉम्ब बना रहा है, न्यूक्लियर एक्सपेंशन ना कर ले, इसलिए उसके पास सैंक्शंस लगाए गए थे। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि आइसोटोप क्या है, U-235 क्या हो सकता है, और ये नहीं पूछेंगे कि बॉम्ब कौन बना रहा है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि यूरेनियम रिच देश कौन से हैं और इनरिच्ड यूरेनियम क्या चीज होती है। ये नहीं पूछा जा सकता, मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट ये है ही। ठीक है, या ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज थी जो मैंने आपसे डिस्कस करी, ये हिंदू में नहीं है। तो ये था हमारा आज का न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल है, हिंदू से थोड़ा हट के होती है कुछ न्यूज उसमें, तो अगर डिस्कस करूं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि मैं उनसे 1-to-1 डिस्कशन करूं, जो मैं शायद यहाँ नहीं कर पाती हूँ, उनके प्रॉब्लम को नहीं सुन पाती हूँ, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए एडिशनल क्लासेस कंडक्ट करा सकती हूँ। हाँ, वो शायद थोड़ी चार्जेबल होगी, मैं गलत नहीं बोलूंगी, थोड़ी चार्जेबल हो सकती हैं, लेकिन उससे उनका डायरेक्ट फायदा होगा, उनकी तैयारी में हेल्प होगी, जो अदर कोचिंग क्लासेस में नहीं होता है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, बड़ी बड़ी फीस डिपॉजिट करते हैं, पर मिलता क्या है, जो जनरल सबको मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ मेरे साथ क्लास करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कोई हलवा नहीं है, उसमें टाइम, मेहनत, एनर्जी सब कुछ लगता है, तो वो मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूं और डिस्कस करूंगी आउटकम्स आपके साथ, आपके 1-to-1 क्वेश्चंस को भी ले सकती हूँ। तो प्लीज कमेंट मी बैक, जीमेल मी, मेरा जीमेल आईडी है shivanitiwari85@gmail.com।